पिछले एपिसोड में देखा था जो ब्लैक डेमन होती है वो अपने एमसी के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो। अगर तुम्हारे जैसा कमज़ोर इंसान हमारी टीम में रहेगा तो हमारा प्लान कैसा ही पूरा होगा। फिर अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक डेमन को देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये भी एक एर्थ फिन डेमन है और वैसा ही प्रेशर है जैसा कि उस रेड गाय का जो कि मेरी बॉडी के अंदर रहता है। तो क्या वहाँ पर कोई और भी था, कोई और भी एर्थ फिन डेमन था जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में लड़ाई कर रहा था। और इधर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि मैं अब तुम पर ऐसे ही इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, वरना तुम अपने आप से तो कभी भी क्रिम्सन फिन किंग लेवल वाले डेमन को अवेक नहीं कर पाओगे। यानी उस रेड डेमन के बारे में बात कर रही है जो कि अपने एमसी के अंदर होता है, उसका नाम क्रिम्सन डेमन है। और फिर वो कहती है कि तुम तो एक फोर्थ फिन डेमन को भी हराने में नाकाम हो। जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। इस पर एमसी जो कि ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, डेमन के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। और इधर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूमैनिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और जो तुम्हारी ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही स्लो है। इसलिए वो अपने एमसी को कहती है अराइज, जिसे अपना एमसी हवा में उड़ने लगता है। और जो ब्लैक डेमन होती है वो अपने हाथ में पकड़े हुए फोर्थ फिन ग्रेट डेमन के जो कोर होती है उसे अपने एमसी की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ एक फोर्थ फिन ग्रेट डेमन में जाने के लिए। और अपना एमसी एकदम घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है और वो सोचता है क्या क्या इसने सच में एक फोर्थ फिन डेमन की कोर को मेरे शरीर के इंजेक्ट कर दिया, वो भी डायरेक्टली। और कहता है कि अगर मैं इस चीज़ के अंदर फेल हो गया, अगर मैं इवोल्यूशन करने में फेल हो गया तो मेरी बॉडी बिल्कुल से एक्सप्लोड कर जाएगी और मैं इस पावर को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। जो ये मेरी बॉडी है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती मेरे को इतनी ज़्यादा पावर को संभालने के लिए। और फिर जो ब्लैक डेमन होती है वो उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि कितना ही ज़्यादा वीक होते हैं ये इंसान जो कि एक फोर्थ फिन ग्रेट डेमन की कोर को भी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और इधर अपने एमसी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि ये जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। और फिर वो कहता है कि जल्दी से कोई रास्ता सोचो, जल्दी से कोई रास्ता सोचो वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और इधर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम मर गए तो कहीं। और फिर वो अपने एमसी के आसपास एक स्पेस को क्रिएट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे आसपास एक स्पेस को क्रिएट कर दिया है, मैंने तुम्हें स्पेस के अंदर लॉक कर दिया है, इसलिए मैं अब आशा करती हूँ कि तुम अपने आप को इवोल्व करने में कामयाब हो जाओगे। अपने एमसी को तो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन डेमन को जो कि कहता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और वो अपने एमसी की बॉडी पर धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगता है। जिस चीज़ को सुनकर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है ये वॉइस कहीं ये वो तो नहीं। और इधर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके जितने भी पार्ट घायल हो चुके थे फाइटिंग और कोर को अपने अंदर इन्हेंस करने की वजह से वे फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। इधर क्रिम्सन डेमन अपने ब्लैक डेमन से कहता है क्या तुम भूल गई, क्या मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम इसके रास्तों में कभी नहीं आओगी। और ये कहकर वो अपने आसपास जो भी स्पेस होता है उसे तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये अच्छा ही होगा कि तुम इस इंसान की ग्रोथ रेट के अंदर कभी भी बीच में ना हो। और हमारी ब्लैक डेमन को दिखाया जाता है जो कि क्रिम्सन डेमन को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके जाकर गले लग जाती है। और जो क्रिम्सन डेमन होता है वो भी उससे अपने गले से लगा लेता है। जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, आज फाइनली मैं तुमसे मिल पाई। और फिर वो कहती है कि मैं इस इंसान को शेडो से फॉलो कर रही थी बहुत समय से, लेकिन आज ये एक फोर्थ विन ग्रेट डेमन से मारा जाने वाला था, अगर ये मर गया तो क्या तुम भी इस। और फिर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही परेशानियों से गुजरना पड़ेगा इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो हमारे डेमन्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वे काफ़ी ज़्यादा ही वीक होते हैं बट उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है। फिर वो कहता है कि तुमने आज इसको एक ग्रेड स्किप करके इवॉल्व कराने की कोशिश की जो कि इसके बस की बात नहीं थी। अगर तुम ऐसा करना चाहती इवन मेरी मदद के बिना तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। जो फोर्थ विन डेमन की एनर्जी थी उसने मुझे थोड़े समय के लिए अवेक कर दिया है और फ्यूचर के अंदर तुम बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो इसके रास्ते के अंदर आने में। जो इंसान होते हैं उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा धीरे होते हैं, वे स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से ग्रोथ करते जाते हैं और इसी तरह ये लड़का ये बॉडी मेरे लिए एक परफेक्ट वेसल बन पाएगी। तो क्या तुम समझ गई। इस पर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद जो हमारी टेरिटरी के 4 डेमन किंग्स थे वे आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो अपनी टेरिटरी भी बना ली है, वो भी एकदम इक्वल पावर वाली जैसा कि तुमने प्रिडिक्ट किया था। इस पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है। और फिर वो कहता है कि उन लोगों ने मुझे हराने के लिए अपने आप को मतलब साथ मिला लिया था, लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों से दूर हटा उन लोगों ने अपने आप से लड़ना शुरू कर दिया। शायद से वे भूल चुके हैं कि हमारा एम क्या था। और वो फिर ब्लैक डेमन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे ऊपर उन लोगों का सस्पिशियन नहीं है। इस पर जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें तो मैं रिमेंबर हूँ और अगर क्या ही हुआ उन लोगों को, अगर मुझ पर सस्पिशियन हुआ, उन लोगों के पास ना ही इतनी एनर्जी है और ना ही इतना एक्स्ट्रा टाइम जो कि वो ये पता कर सके कि आखिर पिछले वक्त हम दोनों के साथ क्या हुआ था। मे भी यहाँ पर जो ब्लैक डेमन है वो भी अपनी मौत का नाटक कर रही है। सो फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम फाइन हूँ और मैं चाहती हूँ क्रिम्सन। और वो उसको काफ़ी ज़्यादा ही जेंटली टच करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसे फिर से वेलकम करना अपने होम के अंदर। इस पर जो क्रिम्सन डेमन होता है वो भी कहता है कि तुम ऐसा जरूर से कर पाओगे, नो मैटर चाहे इसमें कितना ही टाइम लग जाए। और वो फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने इस बार तो इस लड़के की बॉडी को 4th ग्रेड के अंदर इवॉल्व करने में मदद कर दी है, लेकिन इसको जो अपनी एनर्जी है उसे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर के अंदर इसके जो
मैटर्स हैं उनके अंदर इवॉल्व नहीं होगी। और जब तक हम लोग अपनी प्रोफाइल को एकदम लो रखेंगे तब तक हमारे प्लेन को कोई भी खतरा नहीं होगा। और इधर जो ब्लैक डेमन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ चाहती थी तुमसे मीट करना, इवन मैं ये जानती थी कि ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वेसल है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो अपने एमसी के साथ होती है, वो उन दोनों डेमन्स को देखकर सोच रही होती है क्या एर्थ फिन डेमन आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। और जो ब्लैक डेमन होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने इस प्लेस की अच्छे से सफाई नहीं की। और इधर जो अपने क्रिम्सन डेमन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक से उस लड़की को देखता है। और फिर हमें कुछ स्लेसेस को दिखाया जाता है जिससे खून भी गिर रहा होता है। और इधर एक बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है कि आंख आंख क्या तुम भी एक डेमन थे, क्या तुम भी एक डेमन थे। और इधर हमारे आंख को दिखाया जाता है जो कि अपने सेंसेस में वापस आ रहा होता है। और धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती है तब वो उस लड़की को देखता है जो कि एक घायल अवस्था में पड़ी हुई होती है। अपना आंख उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है और कहता है क्या क्या ये सब मैंने किया, क्या ये वो लड़की नहीं थी जो मेरे साथ थी। और वो फिर सोचने लगता है क्या ये सब कुछ मैंने किया। और वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से एक रेड एनर्जी आसमान की तरफ जाने लगती है। और हमें उसकी इवोल्यूशन फॉर्म को भी दिखाया जाता है, यानी कि उसने अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लिया और अब वो एक फोर्थ फिन ग्रैंड डेमन में तब्दील हो चुका है। और इसी के साथ जो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो क्रिम्सन डीमन है वो उस लड़की को मार डालता है और अपना एमसी खुद को कसूरवार ठहरा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो इसी चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस लड़की की कुछ यादों को, जहाँ पर वो अपने एमसी से कह रही होती है कि मैं सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन में जाना चाहती हूँ और अगर मैं वहाँ पर पहुँच पाई तो मैं वहाँ पर एक वॉरियर बनना चाहती हूँ और मुझे फूल काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। तुम्हें नहीं लगता कि इस विनाशकारी और क्रूअल दुनिया में हमें फूलों की जरूरत है। और इधर हमें दिखाया जाता है अपने एमसी ने उसे आग में मतलब चिता को जला दिया होता है और कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ये सब का सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं अपनी डेमोनिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं होप करता हूँ कि जो ये फ्लेम्स हैं वो तुम्हारे सारे दुख दर्द को मिटा दें और तुम्हें आगे कभी भी सफर ना करना पड़े। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब एक फोर्थ फिन कोर वॉरियर बन चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना कि आखिर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और अभी मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है जिनका मुझे सोल्यूशन करना होगा। और वो एक अदर डेमन जो कि एर्थ फिन डेमन था, तो आखिर उसका क्या रिश्ता है मेरे एर्थ फिन वाले डेमन से जो कि मेरे बॉडी में रहता है। उसने मुझे एक ग्रेड स्किप कराने के लिए मुझे एक फोर्थ फिन डेमन का कोर अपने अंदर एब्जॉर्ब करा दिया। आखिर वो डेमन्स करना क्या चाहते हैं और उस फोर्थ फिन डेमन के पास वो मेडिसिन कैसे आई जिसकी वजह से वो फोर्थ फिन डेमन ग्रेड पर इवॉल्व कर पाया। और आखिर वो मेडिसिन एक डेमन ने तो बनाई नहीं होगी, तो आखिर वो उसके पास आई कैसे और आखिर उसे किसी ने क्यों दी होगी। और ऐसी मेडिसिन तो किसी हाई रैंक सिटी के अंदर ही बनाई जा सकती है, तो क्या इसका मतलब हाई रैंक सिटी जो कि ब्रेकिंग डाउन सिटी है क्या उसने ऐसा किया होगा। फिर वो कहता है इन सभी बातों को छोड़ो, मुझे अभी किसी एक बड़े टाउन में जाना होगा और मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और मैं होप करता हूँ कि जो मेरे कॉमरेड्स और मेरे लीडर्स हैं वो एकदम सेफ हों और वे होपफुली उस टनल से एस्केप करने में ही सफल हो चुके थे। और मुझे लगता है कि वो अब एक सिटी के अंदर पहुंच चुके होंगे। और मुझे इन्फॉर्मेशन जितनी पता है जिस डायरेक्शन में मैं अभी जा रहा हूँ उधर एक ए रैंक की सिटी पिकुएडिया है और वहाँ जाकर मैं अपनी सिचुएशन के बारे में हेलियोस सिटी को भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे अमसी के चारों कॉमरेड्स और लीडर आए हुए होते हैं। वो सिटी ए रैंक सिटी होती है जो कि होती है ब्रियान सिटी। वहाँ का जो बैटल इंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम होता है कर्ट, जो कि एक फोर्थ फिंड कोर वॉरियर होता है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं आपके टीममेट को बचाने के लिए कोई भी सेना वहाँ पर नहीं भेज सकता। हमें अभी अभी न्यूज़ मिली है कि जो पेथर सिटी है वहाँ पर एक हाई लेवल डेमोनिक वेव ने हमला कर दिया है और मुझे लगता है जो तुम्हारा कॉमरेड आंग है वो वहाँ पर मर चुका होगा और उसके लिए कुछ सोल्जर्स को वहाँ पर भेजना ये हमारी इररेस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी। तभी जो टैंक लीडर होते हैं वो जोर डालते हुए कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ही यंग वॉरियर था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक टैलेंट था। और जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि हाँ उसके पास अभी भी एक चांस है वहाँ पर सर्वाइव करने का। जिस पर जो इंस्ट्रक्टर लीडर कर्ट होते हैं वो कहते हैं अभी इनको कर्ट ही कहेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हमारी जो बेरियन सिटी है उसके अंदर यंग और टैलेंटेड और यूनिक टैलेंट वाले बंदों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन जब कोई हाई रैंक डेमोनिक वेव आती है तो वे सभी के सभी इनकेपेबल हैं वहाँ से बचने के लिए। इस पर टैंक लीडर भी कुछ नहीं बोल पाते और शांति से बैठ जाते हैं। और जो कर्ट होते हैं वो थोड़ी नरमी बरतते हुए और कहते हैं कि इस विनाशकारी दुनिया के अंदर हमें हर एक जान की एक ही कीमत लगानी चाहिए। अब मैं कोई रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ स्काउटिंग वॉरियर्स को भेज दूंगा। अगर वहाँ पर कोई अभी भी सर्वाइवर्स बचा हुआ है तो वो उसे बचा कर लेकर आ जाएंगे। जिस पर जो अपने टेंगडंग लीडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक्स करते हैं। फिर जो कर्ट होते हैं वो अपनी चेयर से खड़े हुए कहते हैं कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा ही बिजी हूँ तो मुझे यहाँ से जाना होगा और कहते हैं कि इस जगह को तुम लोग अपना घर ही समझो। और कहते हैं कि जो ये इंसिडेंट है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा डेमन हंटिंग कॉम्पिटिशन को जो कि सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन हेल्ड कराने वाली है। पर टैंक कहते हैं कि मैंने भी इसके बारे में सुन रखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही शर्मनाक बात है कि हमारी सिटी सिर्फ और सिर्फ एक सी रैंक की सिटी है। इस पर जो कर्ट होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम इसके अंदर
भाग ले सकते हो। वैसे तो तुम्हारी सिटी का क्राइटेरिया अभी भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर कोई बी रैंक की सिटी ही भाग ले सकती है। लेकिन तुम्हारे पीछे जो 3 वॉरियर्स खड़े हैं, मुझे लगता है कि वो इस कंपटीशन के अंदर भाग ले सकते हैं और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा कि तुम इस जगह के बारे में और सीखो और जानो इस कंपटीशन के बारे में, तो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा। और तभी हमारी आंक की टीम के जितने भी कॉमरेड्स और लीडर टैंक होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर कर्ट के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं आपकी काइंडनेस के लिए हम आपको थैंक्स करते हैं और अब से हम ही रिप्रेजेंट करेंगे अपनी हेलियोस सिटी को इस डेमोनिक कंपटीशन के अंदर। जो कर्ट होते हैं वो वहां से चले जाते हैं और तभी वो पिंक बॉल वाली लड़की टैंक टैंक के पास आती है और पूछती है कि लीडर डेमोनिक हंटिंग कंपटीशन क्या है, जिस पर जो लीडर होते हैं वो उसे बताना शुरू करते हैं कि इसे जो सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन है वो हेल्ड करवाती है और यहाँ पर जनरली जो डेमन्स होते हैं उनका हंट किया जाता है अलग अलग लेवल्स के, जैसे कि सुपीरियर, हाई, मिडल, लो। वो फिर कहते हैं कि इस कंपटीशन के माध्यम से नए नए अच्छे अच्छे वॉरियर्स को रिक्रूट कराया जाता है जो कि उभर कर आते हैं और जो भी कोई इस कंपटीशन के अंदर जीतता है तो उसे एक यूनिक ट्रेजर मिलता है। और वो फिर कहते हैं कि ये जो इवेंट है वो एक स्पेसिफिक डेट पर ही हेल्ड होता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही वॉरियर्स और हंटर्स वेट करते रहते हैं। और फिर जो टैंक टैंक लीडर है वो हॉल के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए हमारी सिटी को बी रैंक का होने का जरूरी था, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम एक बी रैंक की सिटी से न होते हुए भी इस कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। जिस पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता और तभी जो अपने आंग का फ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ जो ब्रदर आंग है वो इसके अंदर कैसा करते, वो इस कंपटीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते, लेकिन मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया। हम जिस सिटी के अंदर गए थे, पैथर सिटी, वहाँ पर एक हाई रैंकिंग डेमोनिक वेव ने हमला कर दिया। मैं होप करता हूँ कि जो आंग ब्रदर है वो सर्वाइव करने को मैनेज कर लें। और इस पर जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि हम पहली बार ही तो सिटी से बाहर गए थे और हमारा सामना कुछ ऐसी चीज़ों से हो गया। और जो सितुली होती है वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और कहती है कि आंग ने हमें बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया। जिस पर जो टैंक टैंक होते हैं वो भी थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सभी को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि जो स्काउट वॉरियर्स हैं वो सच में एक कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ लेकर हमारे पास आते होंगे, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आंग है वो पक्का से सर्वाइव कर जाएगा और हमने तो वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम भी अवेलेबल करा दिया, जैसे ही उसकी कोई न्यूज़ मिलेगी हमें पता चल जाएगा। फिर वो कहता है कि अब से हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हमें उस सभी चीज़ों को सीखना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग वॉरियर्स हैं, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ए रैंक सिटी पिक्यूडिया का, यानी यहाँ पर अपना एमसी गया होता है उस सिटी को, जहाँ पर एक वेटिंग रूम के अंदर 2 लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस न्यूज़ के बारे में बताया था हमने उसे चेक कर लिया। जो बी रैंक पैथर सिटी है वो सच में अब नहीं रही, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और तुमने जो हमारे लिए कहा था हमने वो तुम्हारा काम भी कर दिया है। हमने तुम्हारे लिए एक मैसेज को पहुंचा दिया है हेलियोस सिटी के अंदर और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे लिए वहां से जरूर ना जरूर जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जो तुमने दूसरी रिक्वेस्ट की थी हमसे उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि वो हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनर्जी क्रिस्टल है वो देना हमारे बस की बात नहीं। ये एनर्जी क्रिस्टल का जितना भी मामला होता है वो सारे का सारा अपर रैंक सिटीज कंट्रोल करती हैं। फिर हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है जिसका नाम पेरिस होता है। वो ए रैंक सिटी पिक्यूडिया की एक बैटल कमांडर होती है जो कि एक 4th फिंड कोर वॉरियर होती है। फिर वो अपने एमसी से कहती है कि जो हेलियो सिटी की इंचार्ज सिटी थी पैथर सिटी वो अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, तो मुझे लगता है तुम्हें एक हाई रैंक सिटी को यहाँ से फीडबैक भेजना चाहिए, जैसे कि द सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन। वो तुम्हारे लिए कोई दूसरी इंचार्ज सिटी को ढूंढ के दे देगी जिसकी वजह से तुम्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। अपने हमसे भी मन में सोचते क्या सिटी ऑफ ब्रेक डाउन, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इन क्रिस्टल को पाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है मुझे सिटी ऑफ ब्रेक डाउन में जाना ही होगा और वहाँ पर मैं ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि उस पोर्टमिन डेमन के पास आखिर वो मेडिसिन कहाँ से आई। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो मेरी करंट आइडेंटिटी है उसकी मदद से मुझे नहीं लगता कि मैं उस सिटी के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। और फिर जो अपने सामने पेरिस बैठी होती है उससे वो कहता है कि तुम्हारा जितना भी बताया तुमने उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहता है कि मैं अपनी हेलियोस सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ब्रेक डाउन सिटी के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। इस पर पहले तो वो कुछ जवाब नहीं देती, फिर अपनी सिगरेट को रखते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें हेलियोस सिटी का लीडर या वहाँ की जो अथॉरिटी है उसे काबू में करना होना चाहिए, मतलब वहाँ का लीडर होना चाहिए जिसकी मदद से ही तुम क्वालिफाई हो सकते हो अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करने में। लेकिन अगर तुम वहाँ के लीडर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिफाई हो। अपना हमसे भी मन में सोचता है तो क्या मुझे इसके लिए अपनी सिटी में वापस जाना होगा और क्या मुझे लीडर की अथॉरिटी लेनी होगी। फिर वो सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रबलसम है। तभी पेरिस कहती है लेकिन, इस पर अपना हमसे भी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर ये क्या करने वाली है। इस पर वो लड़की कहती है यानी पेरिस कि यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है जिसकी मदद से मैं तुम्हें द सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन में ले जा सकती हूँ। अपना हमसे भी पूछता है अच्छा तो वो रास्ता कौन सा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। अपना हमसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे वहाँ पर कैसे ले जा सकती हो। इस पर वो बताना शुरू करती है कि कोई हाई रैंक सिटी की कोई भी मेंबर अगर किसी के लिए रिक्वेस्ट करे तो वो एक बंदे को अपने साथ तो ले जा ही सकती है, जैसा कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। अपना हमसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में ऐसा मेरे लिए करोगी। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। अपना हमसे भी पूछता है अच्छा तो क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट। फिर वो कहती है कि तुमने सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन में होने वाले कॉम्पिटिशन डेमोनिक हंटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में सुना ही होगा। इस पर अपना हमसे भी कहता है कि हाँ मैंने सुना है। इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम उस कॉम्पिटिशन में मेरी टीम को ज्वाइन करो।
जिसके कि रिटर्न में मैं तुम्हें सिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन ले जाऊंगी और मैं तुम्हें पहले ही गारंटी दे देती हूँ, अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हारी जान की सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं कर सकती। फिर हमें कुछ वेनगार्ड मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। जो ये लड़की है पेरिस, वो अपने अम्सी को एक वेनगार्ड मेंबर के रूप में लेना चाहती है अपनी टीम के अंदर। तो मैं तुम्हें बताता हूँ वेनगार्ड मेंबर क्या होता है। हर एक टीम के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि डेमंस के पास जाकर उनके लेवल, उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। उनके पास जाने की वजह से डेमंस उन पर काफ़ी ज़्यादा बार हमला कर देते हैं, जिनकी वजह से वे बहुत बार मर भी जाते हैं और काफ़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मेंबर्स ये नहीं चाहता कि वो एक वेनगार्ड मेंबर बने। और इस लड़की यानी इस पेरिस की टीम में भी सभी लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी वेनगार्ड मेंबर बने, इसलिए वो अपने एमसी को हायर करना चाहती है। अपना एमसी भी इस बात को समझ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन को मानने को तैयार हूँ, क्योंकि लगता है कि तुम्हारी टीम के अंदर कोई भी वेनगार्ड मेंबर नहीं बनना चाहता। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि जो ये डेमोनिक हंटिंग कॉम्पिटिशन है ये मैंने ही शुरू करवाया था। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है यहाँ पे खत्म।